नमस्ते दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। और मैं आज राकेश त्रिपाठी जी के साथ कोलकाता के न्यू थिएटर स्टूडियो में हूँ। बैकग्राउंड में जो आप स्टूडियो देख पा रहे हैं वो न्यू थिएटर का 1 नंबर फ्लोर है और इसके सामने आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बंगाल का हिंदी सिनेमा के डेवलपमेंट में क्या योगदान रहा है। जैसा कि हम इतिहास से जानते हैं कि न्यू थिएटर्स का बहुत बड़ा योगदान है, तो बात हम यहीं से शुरू करेंगे और फिर आगे जो भी बातें राकेश त्रिपाठी जी बताएंगे। जी देखिए, सबसे पहले ऐसा है कि किसी भी ऐतिहासिकता के ऊपर मेरी बहुत आधिकारिक या बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है। मैं ये कहते हुए भी कहूँ कि बंगाल, कलकत्ता ये मेरी मातृभूमि भी रही है, ये मेरी कर्मभूमि भी रही है, तो इसके साथ मेरा भावनात्मक लगाव ज़्यादा रहा है। और ये जो जगह है, यहाँ मैंने भी बहुत सारी शूटिंग की है बिना इसके ऐतिहासिक महत्व को जाने समझे। बाद में जब थोड़ा बहुत समझ आई और जानना शुरू किया तो हैरत भी हुई और एक सुखद आश्चर्य जिसको कहते हैं कि हम एक ऐसी जगह पर आज खड़े हैं जिसको हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट, एक ऐसा स्टूडियो जो अभी भी काम किए जा रहा है, जो अभी भी जीवंत है। भारत के सबसे पुराने स्टूडियोज़ में से एक, अगर हम फैक्ट्स की भी बात करें तो 1931 में के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर जब हम हिंदुस्तान की पहली टॉकी फिल्म की बात करते हैं जिसमें हम आलम आरा का नाम लेते हैं, उसी साल इसी स्टूडियो की बनाई हुई एक और फिल्म देना पावना, वो भी रिलीज़ होती है 6-7 महीने के गैप में ही। तो फिल्म की रिलीज़ में तो बहुत बार मार्केटिंग का भी हाथ होता है, तो हो सकता था कि ये पहली टॉकी फिल्म हो जाती यहाँ की फिल्म। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ बंगाल नहीं, मतलब अगर हम ऐसे देखें कि बंगाल तो उस समय बहुत सारी चीज़ों का हब हुआ करता था। कुछ साल, 2 दशक पहले तक ये भारत की राजधानी भी था ये शहर, और प्रेस की शुरुआत यहाँ हुई, बहुत सारे व्यावसायिक बैंकों की शुरुआत यहाँ हुई। थोड़ा सा वो विवादास्पद है, लेकिन पहली फिल्म में हम अगर दादा साहब फाल्के का जो योगदान है वो हम दिखलाते हैं तो यहाँ के एक हीरालाल सेन थे, उनका भी योगदान है। उन्होंने छोटी छोटी फिल्में बनाई थी, हालांकि वो फीचर फिल्म की श्रेणी में नहीं आती है, लेकिन उन्होंने शूटिंग की थी, उसको लोगों को दिखलाया भी था। तो उस नाते भी बंगाल का तो एक योगदान बहुत शुरू से है। जैसे हर एक क्षेत्र में है तो वैसे फिल्मों के क्षेत्र में ही है। तो इस स्टूडियो की अगर हम बात करें तो इस स्टूडियो से जुड़े हुए बहुत सारे लोग जिन्होंने बांग्ला में भी काम किया, जैसे प्रमथेश बरुआ, कुंदनलाल सहगल, म्यूज़िक डायरेक्टर्स में भी पंकज मल्लिक, आरसी बोराल, ये बहुत सारे, देवकी बसु, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मतलब नामों की कमी नहीं है, नाम गिनाने जाएंगे तो उसकी एक लंबी चौड़ी तालिका हो जाएगी। वो कोई भी आजकल का जो दौर है इंटरनेट, वो खोज कर और न्यू थिएटर्स के बारे में पढ़ सकता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि हम हिंदुस्तान की फिल्मों को किस नज़रिए से देखते हैं। हम हिंदी फिल्मों के लिए काम करते हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि बंगाल की भूमि पर, बंगाल में रहते हुए मैंने अपना 99.99% काम मेरा हिंदी में रहा। मैं यही से काम करता हूँ। तो ऐसा सौभाग्य, ऐसा वातावरण मिलना जहाँ क्रिएटिविटी को प्रधानता मिलती है, भाषा को नहीं। भाषा तो एक ज़रिया होता है, तो उसमें बांग्ला भी एक भाषा है। बहुत सारी फिल्में बांग्ला में भी बनी, शुरुआत में बहुत सारी फिल्में हिंदी में भी बनी और वो काफ़ी चली, लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो भाषा का कोई बैरियर ना पहले था ना आज है। और अगर पूरे हिंदुस्तान की फिल्मों में भी हम बांग्ला का योगदान देखें तो वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। बहुत सारा साहित्य ऐसा रहा, पहले बहुत सारी फिल्में बनती थी जो साहित्यिक जो कृतियाँ हैं उन पर आधारित फिल्में बनती थी। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे रीमेक्स हो रहे हैं तमिल फिल्मों से। ये एक दौर ऐसा भी था जब बांग्ला में फिल्में बन जाती थीं और उसका रीमेक हिंदी में हुआ करता था। अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ, हमने नाम लिया पीसी बरुआ का, तो उन्होंने फिल्म बनाई थी देवदास बांग्ला में, उसमें वो स्वयं हीरो थे। 1 साल बाद ही वो कुंदनलाल सहगल को लेकर हिंदी फिल्म बनाते हैं, शायद 35-36 के आसपास की बात है, 1935-36 के आसपास की बात है ये। उसके 2 साल बाद वो असमिया भाषा में भी वही फिल्म बनाते हैं। तो ये रीमेक का भी जो है, ये भी कोई नया ये अवधारणा नहीं है। तो इस बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, एक बहुत ही समृद्ध धरती रही है ये, रचनात्मकता के मामले में भी, नाटकों के मामले में भी और फिल्मों के मामले में भी। और उसमें इस न्यू थिएटर्स का
जिसका एक फ्लोर हम पीछे देख रहे हैं, तो इसका भी लंबा चौड़ा योगदान रहा है हिंदी फिल्मों में। मुझे जो याद है वही है कि न्यू थिएटर से ही निकले हुए आखिरी जो कुछ लोग थे, जिसमें बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, ये दो बड़े नाम जी जी, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में भी जाके 50s में बहुत ही पायनियर काम किया है, और वहाँ न्यू थिएटर का इफेक्ट दिखाई पड़ता है। न्यू थिएटर की प्रोड्यूस की हुई फिल्मों में भी देखें तो एक सामाजिकता, एक नेशनल कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तीसरा सबसे बड़ा योगदान जो है म्यूज़िक के फील्ड में, शायद आपको याद हो कि बैकग्राउंड म्यूज़िक का बैकग्राउंड, ये पार्श्व गायन जो होता है, पार्श्व गायन की शुरुआत न्यू थिएटर से ही होती है जी, और फिर उसके बाद लाहौर इसको कब्जा करता है। बॉम्बे में बहुत बाद में चीज़ें आती हैं, जी तो ये सारा भी योगदान है जो मुझे याद है। जी जी जी, इसमें लाइव अगर बात करें तो बंगाल के कलाकार जाते रहे, बंगाल से लिटरेचर जाता रहा, बंगाल से फिल्में जाती रहीं, जो चाहे वो तपन सिन्हा जी, तपन सिन्हा की कई फिल्में हिंदी में बनी हैं, खुद गुलजार साहब ने बनाई जी जी, या दूसरे लोग बनाते रहे। तो बंगाल का प्रभाव हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, ऐसे पूरे भारतीय सिनेमा में और हिंदी सिनेमा में खासकर जी। मैं उन्हीं चीज़ों को रेखांकित करना चाहता हूँ और आपके नज़रिए से। मैं भी उसी मुद्दे पर बात कर रहा था कि बंगाल का प्रभाव, बंगाली साहित्य का प्रभाव, बंगला नाटकों का प्रभाव, मतलब राज कपूर जी को भी जब एक अलग तरह की फिल्म बनवानी थी तो उन्होंने यहाँ के एक दिग्गज नाटककार जो शंभू मित्र, जिनका नाम हम कान पे उंगली रख कर लेते हैं, वो उन्होंने उनसे निर्देशित करवाई। राज कपूर जो व्यावसायिक फिल्में, उनमें भी सामाजिक मुद्दे होते थे, अच्छी फिल्में होती थी जिनको हम शो मैन भी कहते हैं एक नज़रिए से, उनको भी जब एक अलग तरह की फिल्म बनानी थी तो उन्होंने बंगाल की तरफ का रुख किया था। और बंगाल से तो बहुत सारे ऐसे मूर्धन्य, मतलब मैं बंगाल भी कहूँ और बंगाली भी कहूँ तो बहुत सारी डायनेस्टीज़, बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जिनका बंगाल से सीधा नाता तो नहीं रहा है। जैसे एकदम शुरू से हम बात करें शशधर मुखर्जी, वो जो परिवार है, जो शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ग्वालियर या झांसी के वो लोग परिवार थे, और वहाँ से वो बम्बई जाकर पहले न्यू थिएटर्स और प्रभात टॉकीज़ इनके साथ काम करते हुए अलग हुए, फिल्मिस्तान, फिल्मालय, वो जैसे एक पेड़ की शाखाएं बढ़ती हैं और वो पेड़ समृद्ध होता रहता है, तो उसी तरीके से हिंदी फिल्म भी समृद्ध होता रहा। और वो सुबोध मुखर्जी, प्रबोध मुखर्जी, ये जो पूरा परिवार था, और वहाँ से लेकर आज रानी मुखर्जी और अयन मुखर्जी तक एक लंबा चौड़ा इतिहास बंगालियों के योगदान का, जो जिनका नाता बंगाल से रहा या नहीं रहा, और बंगाल से जिनका नाता रहा आज भी देखिए तो सुजीत सरकार हैं, सुजय घोष हैं, ये भी कमाल की फिल्में बना रहे हैं, दिवाकर बनर्जी हैं। तो हर समय, और न सिर्फ निर्देशन के क्षेत्र में, कहानियों के मामले में भी एक नाम मुझे याद आ रहा है, वो भी शायद न्यू थिएटर से जुड़े हुए थे, फनी मजुमदार। तो काफ़ी लंबे समय तक उन लोगों ने काम किया, ठीक है। बहुत आधुनिक फिल्में पुराने लोग और बहुत आधुनिक फिल्में भी उन लोगों ने बनाई। बहुत सारी ऐसी फिल्में जिनका असर लंबे समय तक रहा, जिसने हिंदी फिल्मों की दिशा निर्धारित की, जिसमें एक फिल्म का नाम मैं ले सकता हूँ, जैसे किस्मत एक फिल्म थी, दादा मुनि अशोक कुमार। वो जो लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूला हो या एक एंटी हीरो को के इमेज को लेकर बात होती है जब, तो उसमें किस्मत वो एक गेम चेंजर था। जब संघर्ष फिल्म की बात करते हैं जिसकी स्क्रिप्ट इन्होंने की थी, तो एक हर समय ट्रेंड को बदलने वाली फिल्में, उसमें भी बंगाल का योगदान हमेशा से रहा। संगीत के भी मामले में आप देखिए, संगीत के मामले में अगर यहाँ हम कैमरा भी घुमा नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फिल्म स्टूडियो है जिसमें बहुत प्रत्यक्ष रूप से रविंद्रनाथ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कोई प्रत्यक्ष, बहुत उनकी भूमिका हमेशा से नहीं रही, वो साहित्य जगत के ही माने जाते रहे, उनकी मूर्ति लगी हुई है यहाँ। तो बंगाल का भावनात्मक लगाव अपनी विरासतों के साथ, अपने साहित्य के साथ ऐसा रहा है और वो आज भी मौजूद है। तो ऐसे में गीत संगीत की जब हम बात करते हैं, रविंद्र संगीत एक अलग विधा है। बहुत सारे गीत हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा गीत हैं जिनकी धुनें बनाई गई। वो अलग एक, जैसे लोग क्लासिकल गाने सीखते हैं वैसे रविंद्र संगीत भी सीखते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट में काम करते समय देखा था कि रविंद्र संगीत से प्रेरित होकर या उससे नकल लेकर या सिर्फ उसकी धुन लेकर
1940 से लेकर और ये 2023 अभी तक इसमें कहीं भी कोई भी साल अपवाद नहीं हुआ जब उनकी धुनों को लेकर या उनके गानों को लेकर या उनकी फ़िलॉसफ़ी को लेकर। गुलजार साहब के बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिसमें आपको रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की झलक मिलेगी, उनकी फ़िलॉसफ़ी की झलक मिलेगी, उनकी भावनाओं की झलक मिलेगी। तो बंगाल ने तो बहुत अलग अलग तरीक़ों से प्रेरित किया। अब म्यूज़िक के मामले में पंकज मल्लिक से लेकर आर.डी. बर्मन और अभी प्रीतम जो अभी मौजूदा दौर के हैं, तो हर समय चाहे वो किशोर कुमार हो, चाहे वो अरिजीत सिंह हो, एक लंबा दौर, लंबा स्पैन चला जिसमें बंगाल की एक हमेशा से मुख्य भूमिका रही है और मेरा ख्याल है ये बदलने वाला दौर है नहीं। मैं जब भी बम्बई भी काम करने गया, मुंबई में भी जब मैं काम करने गया, वहाँ भी मैंने टेक्निकल टीम्स जो देखी, जो लोग यहाँ से जाकर बम्बई की फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा नाम कमाया है। चाहे वो कला निर्देशन का क्षेत्र हो, नीतीश रॉय रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हर क्षेत्र में, चाहे वो कॉस्ट्यूम का मामला हो, चाहे आर्ट डायरेक्शन का मामला हो, चाहे निर्देशक हो, चाहे गीत संगीत हो, तो ये योगदान बंगाल का हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। और वो जो योगदान है वो मौलिक रहा है हमेशा, वो कभी भी कॉपी किया हुआ नहीं रहा। इस बात पर मुझे गर्व होता है। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू।